हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका क्लासिक कैंपस क्लासेस में। और मैं हूं नीरज शर्मा जो आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। और बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें सब पता है बायोलॉजी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम अपने शरीर के बारे में, पौधों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। और चाहे हम पढ़ते हों या नहीं पढ़ते हों किताब, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को मेरे थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही एंजॉय होगा। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला टॉपिक बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 बायो एंड नंबर 2 लॉजी। मीन्स बायो मीन्स लाइफ, इसको हम बायोस भी बोल सकते हैं, लाइफ की हिंदी जीवन। और लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स अध्ययन, यानी जीवन से लिया जीव, जीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। हमारे बायोलॉजी में दो चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, एक पौधे, दूसरा जंतु। जंतु में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, इसी तरह से पौधों में भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। जो बायोलॉजी है इसी बेस पर उसे दो भागों में तोड़ा गया है। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी में है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। बॉटनी है जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं पादप विज्ञान। जूलॉजी की जो टर्म हमें दी है, या जूलॉजी का जिसने विवरण किया है, वर्णन किया है, उसका फादर ऑफ जूलॉजी कहलाता है अरस्तु। इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन एनिमेलिया, और इसके जन्मदाता है थियोफ्रस्टस। इन्होंने अपनी बुक प्लांटम हिस्टोरिया, इन दोनों ने अपनी अपनी किताबों में इनका अच्छे से क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण किया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राणी विज्ञान में हमको पढ़ना क्या होता है। ऐसा है, हम अपने जीवन में जितनी भी चीजों को देखते हैं उनका कहीं में जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिन साइंटिस्ट का, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन है कैरोलस लिनियस का, इन्होंने क्लासिफिकेशन एकदम मॉडर्न तरीके से दिया है, जिसमें इन्होंने एनिमल और प्लांट को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि हम एनिमल में देखेंगे जैसे कि हम एनिमल में देखेंगे, एनिमल हमारे कैटेगराइज होते हैं जैसे एक कोशिकीय, इंग्लिश में यूनिसेल्युलर, बहुकोशिकीय, प्रोटोजोआ आदि। इन सब में क्या स्थिति रहती है? ये वो एनिमल्स होते हैं जो गमन करने की क्षमता रखते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
ऐसे हमारे प्लांट में जो क्लासिफिकेशन आता है उसकी भी एक चेन होती है, जैसे कि कवक, लाइकन, शैवाल आदि। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे प्लांट के कैटेगराइजेशन में, क्लासिफिकेशन में, उसमें मैं आगे बताऊंगा आपको। एनिमल, एकोशिकीय सेल, बहुकोशिकीय सेल, प्रोटोजोआ। इसमें कोशिकीय क्या होता है? कोशिकीय, कोशिकीय का मतलब कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं उसे सेल। कोशिका क्या होती है ये हम जानेंगे। सेल यानी कोशिका। ये हमारे शरीर की या फिर प्लांट हो, एनिमल हो, इन दोनों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है सेल, कोशिका। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। क्या होती है कोशिका? कोशिका के अंदर हमारे जितने भी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं वो सब एक कोशिका में होते हैं। उन कंपोनेंट्स के नाम होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर, जिससे सेल ऑटोनोमस होती है। मतलब ये हर एक कंपोनेंट्स अपनी अहम भूमिका निभाता है किसी भी सेल की ग्रोथ करने के अकॉर्डिंग। हम सेल का डायग्राम देखते हैं। सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस बहुत ही जरूरी होता है। पहला डिफरेंस होता है आपका सेल वॉल का। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। हम जिस सेल का जिक्र करेंगे वो है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। इसके बिटवीन सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए बोलते हैं। इसके साथ ही इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को पावर देता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसके साथ ही इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं जो न्यूक्लियस से संदेश पहुंचाते हैं। मैसेंजर काम को करते हैं सेल को और ज्यादा बनने के लिए, उनके थ्रू मैसेज जाता है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं।
ये होते हैं राइबोसोम्स, और इसमें ये होते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल ब्लैंक स्थान रहते हैं जो प्रोटोप्लाज्म के ज्यादा फैलने के कारण वैक्यूल बनता है, और इसमें ये मैट्रिक्स भरा रहता है। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के अंदर द्रव्य मैट्रिक्स पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मींस सेल, कोशिका का प्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये सेल की स्ट्रक्चर है। अब इस सेल को डिफरेंट चीजों से ग्रोथ कराया जाता है, जिसमें हर एक प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके लिए अपनी अपनी प्रोसेस रिएक्शन चलती हैं। उन रिएक्शनों में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीजें मिलकर चलती हैं। रेस्पिरेशन में आप सांस लोगे, सांस लेने का मतलब ये नहीं कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली और ऑक्सीजन अंदर ली। इसका मतलब है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कंप्लीट होकर हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हमारी सेल्स की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आता है। रिएक्शन, ये रिएक्शन दो तरह की होती हैं जो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के थ्रू चलती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म रिएक्शन, और एक होती है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये दो रिएक्शन होती हैं जब भी हम सांस लेते हैं, तो हमारे सांस लेने के साथ ही मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, और जो इन दो रिएक्शनों को कंप्लीट करता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और आज के टॉपिक में यही समाप्त करता हूं। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई किसी के मन में सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। थैंक यू।